कोरोना महामारी की चपेट में आकर जान गंवाने वाले अमेरिका के 5 लाख लोगों की याद में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने का फैसला। अमेरिका की सभी संघीय इमारतों पर 5 दिनों तक झुका रहेगा ध्वज। टूलकिट मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत। 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय से मिली जमानत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मथुरा की किसान पंचायत में मोदी को बताया अहंकारी और कायर प्रधानमंत्री। कहा मौका मिला तो गोवर्धन पर्वत भी बेच देंगे। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली भारी जीत। जश्न में डूबे कार्यकर्ताओं से मिलने गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे। सूरत में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ा। 15 मई से लागू होगी व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी। नई नीति स्वीकार न करने वालों का मैसेज आना जाना होगा बंद। 120 दिन बाद डिलीट हो जाएगा अकाउंट। सीबीआई ने कोयला घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से 1.5 घंटे तक की पूछताछ। सीबीआई से पहले रुजिरा से मिलने पहुंची ममता बनर्जी। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के धरने का आज 90वां दिन। 1907 में शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के नेतृत्व में चले किसान आंदोलन की याद में आज पगड़ी संभाल दिवस मना रहे हैं किसान। केरल और महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों में कोरोना के मामलों में उछाल। ठीक होने वालों की तुलना में नए केस हुए ज्यादा। देश में कुल सक्रिय मामले हुए 1.5 लाख से ज्यादा। 2 दिनों की राहत के बाद आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में प्रति लीटर 38 तो डीजल में 35 पैसे का इजाफा। कुछ शहरों में पेट्रोल 100 के पार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कोयला घोटाले को लेकर सियासत गर्म है। इस मामले में सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से आज सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी और उनकी साली मेनका गंभीर को भी नोटिस भेजा था। आखिर ये कोयला घोटाला है क्या, जिसकी वजह से ममता का परिवार सीबीआई के निशाने पर आ गया? दरअसल ये मामला पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि ईसीएल के अवैध खनन से जुड़ा है। पिछले साल नवंबर महीने में ही सीबीआई की कोलकाता एंटी करप्शन ब्रांच ने ईसीएल के लीज होल्ड इलाके में कोयला के अवैध खनन के संबंध में भ्रष्टाचार और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया था। ईसीएल सरकारी कंपनी कोल इंडिया की ही एक सहायक कंपनी है जो पश्चिम बंगाल समेत झारखंड में कोयला खनन का काम करती है। अवैध खनन का ये मामला तब सामने आया जब सतर्कता विभाग और ईसीएल की एक टीम इन इलाकों में जांच के लिए पहुंची। ईसीएल की टीम ने पाया कि यहां अवैध रूप से कोयले की खुदाई और उसकी ढुलाई हो रही है। टीम ने पाया था कि खनन में कई मशीनें लगी हुई हैं और ढुलाई के लिए भी ट्रकों की लंबी लाइन लगी है। इस जांच के दौरान ईसीएल की टीम ने करोड़ों रुपए के कोयले की जब्ती भी की थी। मामले का खुलासा होने के बाद अवैध खनन में खुद ईसीएल के कई अधिकारी और कर्मचारी भी लपेटे में आ गए। सीबीआई ने ईसीएल के कई अधिकारियों और कर्मचारियों समेत रेलवे और सीआईएसएफ के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि इन विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत से ही बड़े स्तर पर चोरी और अवैध खनन का काम चल रहा था। घोटाला मामले में नवंबर महीने में केस दर्ज करने के साथ ही सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी की। इसी दौरान सीबीआई ने विनय मिश्रा नाम के एक शख्स के ठिकानों पर छापेमारी की। माना जाता है कि विनय मिश्रा सीएम ममता के सांसद भतीजे अभिषेक के करीबी हैं। सीबीआई का कहना है कि विनय मिश्रा को कई बार समन भेजा गया, लेकिन वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद विनय मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और उनकी तलाश चल रही है। सीबीआई इस मामले की जांच में जुटी है और पश्चिम बंगाल में 20 फरवरी को भी एजेंसी ने 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिमी बर्धमान और कोलकाता में सीबीआई की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसके बाद ही टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को नोटिस भेजा गया। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने इस अवैध खनन मामले में जब मामला दर्ज किया था तब अभिषेक की पत्नी का नाम केस में दर्ज नहीं किया गया था। साथ ही सीबीआई ने उनकी बहन मेनका को भी समन भेजा है और एजेंसी के सामने पेश होने को कहा है। कहा जा रहा है कि इस अवैध खनन मामले की जांच के बीच सीबीआई रुजिरा बनर्जी की कंपनी लैब्स एंड बॉन्ड्स मैनेजमेंट सर्विसेज पर भी नजर बनाए हुई है। रुजिरा की ये कंपनी शक के घेरे में है। सीबीआई को इस कंपनी के बैंकिंग लेन देन पर संदेह है।
अभिषेक बैनर्जी के पास 2 बड़ी कंपनियां हैं जिनको उनकी पत्नी, साली और उनके पिता मैनेज करते हैं। अभिषेक बैनर्जी के करीबियों के घर और दफ्तर में छापेमारी से तृणमूल कांग्रेस के नेता आग बबूला है। नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल चुनाव में दबाव बनाने के लिए सीबीआई का सहारा ले रही है। टीएमसी सांसद सौगतो राय ने कहा कि भाजपा के साथ कोई सहयोगी नहीं है, सीबीआई और ईडी ही उनके सहयोगी है। अपने इन्हीं सहयोगियों की मदद से वे अन्य पार्टियों को धमकाते हैं और तृणमूल पर दबाव बनाते हैं। हमारे नेताओं को जो भी नोटिस दिया गया है उसका कानूनी तरीके से मुकाबला करेंगे। इस मामले में एक आरोपी अनूप माझी सीबीआई की इस जांच के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई के जांच को सही नहीं माना था। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी कर दोनों पक्षों को कोर्ट में पेश होने को कहा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लेकर पुरुलिया और बांकुड़ा तक और झारखंड में धनबाद से लेकर रामगढ़ तक कोल पट्टी में कई ऐसी खदानें हैं जहां खनन का काम बंद है। ऐसे में कोल माफिया एक्टिव हैं और बड़े स्तर पर कोयले की चोरी और अवैध खनन कर रहे हैं। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों को 1 साल हो चुका है, लेकिन 1 साल बाद भी दंगों का दर्द कम नहीं हुआ है। किसी का घर मकान गया, किसी की संपत्ति गई, किसी के परिवार के जन गए। सभी लोगों ने कुछ न कुछ खोया है, लेकिन एक बात सबका कहना है कि न्याय उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ये बताइए, आपके साथ क्या हुआ था? आपके ऊपर एसिड गिरा है, किस तरह से, किसने हमला किया? ये 25 फरवरी को झगड़ा हुआ हमारी शिव विहार कॉलोनी। तो सुबह से स्टार्ट हो गया सर झगड़ा होते होते तो शाम हो गई। जब दिन छिप जाता है, लाइटें जल गईं। लाइटें जलने के बाद 5 मिनट जो गुजरे सोई लाइटें काट दी दंगा वालों ने। सारी लाइटें घर तक के नहीं कट गई लाइटें। जब लाइटें कट गईं तो जी झगड़ा होते होते तो कुछ लोग भागने लगे। जब कुछ लोग भागने लगे तो हमने भी सोचा अब अपने घर में हम भी घुस जाएं, तो हम भी अपने घर में घुस गए। हम सिर्फ ये झांकने देखने लगे कि हम भी यहाँ से बच के निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो जैसे ही रोड की तरफ निकले तो मेरे तेजाब नीचे से तेजाब मार दिया। तो हमने ये सोचा कि ईंट मारी किसी, तो हम बैठ गए। तो हमारी ये लड़की अनम आई हुई है, तो इसने देखा कि पापा बैठ कैसे गए, तो हम बोले ही नहीं, अब मुझे होश नहीं। तो ये भाग के नीचे गई, अम्मी को बुला ले, अम्मी पापा बोल नहीं रहे हैं, देखो चले भाग के क्या हो गया। जब बुला के आई, अब वो बुलाए, अब हम बिल्कुल एक कुछ समझे ही ना रहे। तो वो नीचे जैसे तैसे उतार के ले आई, नीचे उतार के ले आई। फिर कहीं चलो अच्छा पापा को मस्जिद में ले चलो। तो हम लोग मस्जिद में चले गए, सब फैमिली अपने। मस्जिद में जब गए, मस्जिद में कोई नहीं। हमने कुछ सोचा अब इसमें भी नहीं बचेंगे, लेकिन हम लोग हिम्मत डाले, हमने चलो अब अल्लाह घर में आए हैं तो चलो अल्लाह ही घर में ख़त्म हो जाएंगे। तो जब वो ऊपर चढ़ गए मस्जिद में तो वो लोग नीचे तोड़ फोड़ करते रहे, करते करते ऐसे। तो हम लोग ऊपर छत पे अपने 4थी मंजिल की छत पे बैठे धूम में। तो उसके बाद इन लोगों ने सिलेंडर वगैरह फाड़े। सिलेंडर फाड़ने के बाद कुछ इन्हें दहशत लगी तो ये लोग भाग गए वहाँ से। जैसे ही भाग गए तैसे ही हम 3 बजे मस्जिद से निकले। फिर हम चमन पार्क आ गए। चमन पार्क आके फिर मुझे कुछ सुकून मिल गया। तो वहाँ से फिर नर्सिंग होम ले गए। नर्सिंग होम में मना कर दिया। फिर कहीं इन्हें GTV ले जाओ या अर्बन ले जाओ। फिर मुझे अर्बन ले गए एम्बुलेंस से, फिर वहाँ भर्ती करा गया। फिर 7 बजे तो मेरा स्टार्ट इलाज हो गया। तो ये बताइए, एसिड जब आप पे फेंका उसके कितने घंटे बाद आपका इलाज शुरू हुआ? अब ऐसे मान लो रात 9 बजे पड़ा है और सवेरे 7 बजे से इलाज चालू हुआ। पुलिस वाले ने मारा है उसको, ऐसे बोला, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आ रहा है कि ये गिर गया मतलब। क्या नाम था आपके बेटे का? नितिन कुमार पासवान। मैं उनका पिता हूँ, फादर राम सुगारत पासवान। मैं बेगूसराय बिहार से रहने वाला हूँ। मैं पिछले 35 साल से दिल्ली में रहता था, कभी कुछ नहीं होता था। मैंने पिछले साल 26 फरवरी के दिन चाउमीन लेने गया। 24-25 का झगड़ा हो रहा था, 26 को कुछ नहीं हो रहा था।
यानी मंडी उंडी खोल गया था, कहने लगा मैं चौमिन लेने जाऊँ, चौमिन लेने गया, वहीं पुलिस वालों ने मैं फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैडम मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे मोहल्ले वाले ने बताया कि पुलिस ने मारा, वो घेर लिया था, खून इतना बहा पुलिस वाले ने, वो रेत से खून के ढका के और वो इस लड़के को लेके भाग गया। ये हॉस्पिटल लेकर गए, मेरे हिसाब से हॉस्पिटल गए, मुझे पता नहीं था हॉस्पिटल जीटीबी अस्पताल में। मैं 9 बजे रात को ढूंढता अपने आप कोई नहीं बता रहा था। कमरा नंबर 381 में एक कमरे में ढूंढा, तब जाके ये मिला वहाँ। मेरे जाने के बाद 3 घंटे के बाद इसका डेट हुआ 3 बजे रात। इसके पानी वो नहीं चल रहा था, इसको खून नहीं चढ़ा रहा था, अगर खून चढ़ता तो ये बच सकता था लड़का। मतलब इलाज भी ठीक से नहीं हुआ? नहीं, ठीक से इलाज ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल ही नहीं हो रहा था, बस पानी वो नहीं चढ़ा रहा था। जब मैंने कितना कहने के बाद तो कह रहे हैं इसको बाल हटा दो, अगर बाल हटाओगे ना तो हम इसका ऑपरेशन करेंगे। मैं बाहर से पकड़ के आदमी लाया, इसके बाल कटवाया पीछे से, उसने कहा खून चढ़ेगा, वो खून भी कोशिश करा, खून दिलवाया मैंने को, लेकिन खून देने में बहुत टाइम लग गया। खून देने के बाद भी 3 घंटे के बाद यानी 2-2:30 बजे रात को खून चढ़ाने लगा और 3 बजे ख़त्म हो गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए थे 1 साल हो चुका है, आप लोग वहाँ पर राहत कार्य में लगातार लगे रहे हैं। क्या वहाँ पे अभी स्थिति है, जिस तरह की घटनाएं हुई थी, किसी पुलिस जांच कैसी चल रही है और लोगों में क्या अभी भी डर है वहाँ पे? अभी भी उसमें पूरे इस एरिया में अभी भी डर है। और आप देखेंगे कि बीच बीच में इस तरह के काम किए गए, जैसे शिव विहार में पिछले 3-4 महीने पहले मंगलवार को वहाँ नारे लगाए गए और इस तरह थ्रेटन किया गया लोगों को। फिर हमारे जैसे संगठनों ने मिलकर उस पर प्रेशर डाला, तब जाके पुलिस ने इसको कंट्रोल किया। ऐसे ही आपके खजूरी के पास भी और बाकी इलाके में भी, जहाँ कारवान के पत्रकारों पे भी हमला हुआ है, लगातार बीजेपी के लोग वहाँ पर सभाएं कर रहे हैं और एक तरह का द्वारा इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है कि ये जो नफरत है इसको और बढ़ावा किया जाए, लोगों में एक डर बनाया जाए। लेकिन हमारे और दूसरे जनवादी संगठन इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो खाई है इसको कम किया जाए। गृह मंत्री ने संसद में कहा था, दिल्ली पुलिस को मुबारकबाद दी थी कि जिस तरह से उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे को हैंडल किया है। जहाँ वहाँ पे लोगों से बात करें, वो कहते हैं कि पुलिस उनकी मदद करने नहीं आई। आपने भी आज पुलिस का जो रोल है उस पर सवाल उठाए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि अमित शाह जी मुख्यतः गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदार है दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन पे। वो खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर दावा किया कि 36 घंटे में सब कुछ रोक लिया। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बिल्कुल गलत और मिसलीडिंग बयान उन्होंने पार्लियामेंट में दिया, भ्रमित करने वाला बयान। क्योंकि जब अजित डोवल जी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में टूर कर रहे थे, उस समय 9 लोग मारे जा रहे थे उस पूरे इलाके में रात को, जब वो आए थे 25 तारीख रात को। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वहाँ है और वहाँ इस प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है, हत्याएं हो रही है, तो इसका क्या मैसेज क्या जाता है कि ये अगर दिल्ली राजधानी में 5 दिन लगातार हिंसा हुई, उसके पीछे केवल एक ही मकसद था, वो एक राजनीतिक मकसद था। वो इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव बनी थी। आपने सुना भी आज सबका बयान, लेकिन उन्होंने तोड़ने का काम किया क्योंकि वो एंटी सीए प्रोटेस्ट को डिमोनाइज करना चाह रहे थे। वहीं जो दंगा पीड़ित हैं, उनका कहना है कि कंपनसेशन भी उन्हें अभी तक ढंग से नहीं मिल पाया है। लेकिन कितना भी कंपनसेशन मिल जाए, कितनी भी सरकार पैसे उन्हें दे दे, जो उनका नुकसान हुआ है वो हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, लोग ये कहते हैं कि उन्हें इसके पहले दिल्ली में रहने में डर नहीं लगता था, अब उन्हें अपने ही शहर में रहने में डर लगता है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़। Starting the straighten up and fly right maneuver, where the spacecraft will jettison the entry balance masses in preparation for parachute deploy and to roll over to give the radar a better look at the ground. Applicate indicate chute deploy.
The navigation has confirmed that the parachute has deployed, and we are seeing significant deceleration in the velocity. Our current velocity is 440 meters per second at an altitude of about 12 kilometers from the surface of Mars. Heat shield set. Perseverance has now slowed to subsonic speeds, and the heat shield has been separated. This allows both the radar and the cameras to get their first look at the surface. Current velocity is 145 meters per second at an altitude of about 9.5 kilometers above the surface. Nav filter converge. Velocity solution 3.3 meters per second. Altitude 7.4 kilometers. Now has radar lock on the ground. Current velocity is about 100 meters per second, 6.6 kilometers above the surface of Mars. Perseverance is continuing to descend on the parachute. We are coming up on the initialization of terrain relative navigation and subsequently the priming of the landing engines. Our current velocity is about 90 meters per second at an altitude of 4.2 kilometers. OVS valid. We have confirmation that the lander vision system has produced a valid solution and part of terrain relative navigation. Priming. TBA is nominal. We have priming of the landing engines. Back shell set. Current velocity is 83 meters per second at about 2.6 kilometers from the surface of Mars. We have confirmation that the back shell has separated. We are currently performing the divert maneuver. Current velocity is about 75 meters per second at an altitude of about a kilometer off the surface of Mars. TRN safety Bravo. We have completed our terrain relative navigation. Current speed is about 30 meters per second, altitude of about 300 meters off the surface of Mars. We have started our constant velocity accordion, which means we are conducting the sky crane, about to conduct the sky crane maneuver. Sky crane maneuver has started, about 20 meters off the surface. We're getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life. ग्लोबल रिसर्च और एडवाइजरी फर्म गार्टनर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि 2020 की चौथी तिमाही में दुनिया भर में स्मार्टफोन की बिक्री में 5.4% की गिरावट आई है। पूरे साल की बात करें तो स्मार्टफोन की वैश्विक बिक्री में 12.5% की गिरावट आई है। वहीं इस गिरावट के बीच भी पूरे साल में सबसे ज्यादा फोन सैमसंग ने बेचे तो चौथी तिमाही में एप्पल टॉप पर रही। दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग ने 2020 में स्मार्टफोन की सालाना बिक्री में 14.6% की गिरावट दर्ज की। हालांकि पूरे साल में 2.53 लाख से ज्यादा फोन बेचकर कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन विक्रेता बन गई। इसे क्षेत्रीय स्मार्टफोन विक्रेताओं जैसे कि शाओमी, ओप्पो और वीवो से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये ब्रांड वैश्विक बाजारों में मजबूत पकड़ बना रहे हैं। 2020 में टॉप 5 कंपनियों में एप्पल और शाओमी ही ऐसी कंपनियां रहीं जिन्होंने स्मार्टफोन की सालाना बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की। वहीं सालाना बिक्री में सबसे ज्यादा 24.1% की गिरावट हुआवे ने दर्ज की। गार्टनर की रिपोर्ट में कहा गया है कि हुआवे स्मार्टफोन पर गूगल एप्लीकेशन के उपयोग पर बैन से उसकी बिक्री पर ये असर पड़ा है। वहीं अगर चौथी तिमाही के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि सिर्फ 3 कंपनियों ने बिक्री में बढ़त हासिल की, जिसमें एप्पल, शाओमी और ओप्पो शामिल हैं। चौथी तिमाही में दुनिया भर में 3.84 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन बिके। ये 2019 की चौथी तिमाही की तुलना में 5.4% कम है। लगता है कि 5G अब आईफोन के लिए वरदान के रूप में आया है।
5G आईफोन 12 सीरीज के लॉन्च ने 2020 की चौथी तिमाही में एप्पल को डबल डिजिट में ग्रोथ हासिल करने में मदद की। 2020 की चौथी तिमाही में एप्पल के कुल 79,942 आईफोन बिके, जो 2019 की चौथी तिमाही की तुलना में 14.9% ज्यादा है, जबकि पूरे साल में कंपनी ने 1.99 लाख से ज्यादा फोन बेचे। रिपोर्ट के मुताबिक चौथी तिमाही में एप्पल सैमसंग को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी स्मार्टफोन विक्रेता कंपनी बन गई। आखिरी बार एप्पल 2016 की चौथी तिमाही में सबसे बड़ी स्मार्टफोन विक्रेता थी। गार्टनर के सीनियर रिसर्च डायरेक्टर अंशुल गुप्ता ने कहा कि 5G स्मार्टफोन और लो टू मिड बजट स्मार्टफोन की बिक्री ने 2020 की चौथी तिमाही में बाजार में गिरावट को कम किया। महामारी के कारण उपभोक्ताओं ने गैर जरूरी खर्चों में कटौती कर दी थी, लेकिन 5G स्मार्टफोन और प्रो कैमरा फीचर्स ने कुछ यूजर्स को नया स्मार्टफोन खरीदने या वर्तमान स्मार्टफोन को अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही अंशुल गुप्ता ने कहा कि 2021 में लोअर एंड 5G स्मार्टफोन और इनोवेटिव फीचर्स की उपलब्धता यूजर्स को अपने मौजूदा स्मार्टफोन को अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। चीन के बाहर किफायती 5G स्मार्टफोन की बढ़ती मांग 2021 में स्मार्टफोन की बिक्री को बढ़ावा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। जाने माने क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को बेल मिल गई है दिल्ली के एक कोर्ट के द्वारा। दरअसल दिशा रवि के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक केस है, जिसमें दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने देशद्रोह किया है। सेडिशन का केस लगाया है दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिशा रवि जो हैं उन्होंने एक टूल किट बनाया था, और ये टूल किट जुड़ा हुआ है 26 जनवरी के जो दौरान जो हिंसा हुई थी दिल्ली में, जब किसान रैली हो रही थी। और इस टूल किट में सारे कदम एक तरीके से लिखे गए थे कि कैसे देश को बदनाम करने की बात थी। और ये ग्रेटा थनबर्ग जो जानी मानी ग्लोबल क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अपना इंटरनेट पे अपलोड भी किया था। और दिशा रवि जो हैं और उनके साथियों ने इस टूल किट को बनाया था। ये मेन आरोप है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की गिरफ्तारी की थी उनके घर से बेंगलुरु से, और 5 दिन हिरासत में उनसे जो है पूछताछ भी की थी। लेकिन दिल्ली की अदालत ने आज ये बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि इनके खिलाफ 22 साल की जो युविका है, इनके खिलाफ और कोई पुराना कानून कोई क्रिमिनल केस नहीं है। साथ ही साथ कोई ऐसा लिंक नहीं निकल के आया जिसमें जो बैंड खालिस्तानी ग्रुप हैं और उनके बीच में कोई लिंक दिल्ली पुलिस दिखा पाई है। और जो टूल किट भी जिसकी बात की जाती है, कोर्ट ने कहा है टूल किट को देखते हुए ऐसी कहीं बात नहीं है कि जो है हिंसा होनी चाहिए या जो है जो और विरोध की जो बात की जाती है, कोर्ट ने कहा कि विरोध जो है एकदम एक अधिकार है। और दरअसल कोर्ट ने ये कहा है द पेरूजल ऑफ द सेड टूल किट रिवील्स दैट एनी कॉल ऑफ एनी काइंड ऑफ वायलेंस इज़ कॉन्स्पिक्यूअसली एब्सेंट, यानी कि कोई हिंसा की बात एकदम नहीं लिखी है। और कोर्ट की जो है ओपिनियन में जो नागरिक जो है कॉन्शियंस कीपर होते हैं किसी भी सरकार के, और उन्हें आप सलाखों के पीछे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो किसी सरकार की नीति के खिलाफ अगर अपनी वो विद्रोह दिखाएं तो इसी बात को रखते हुए आप किसी भी नागरिक को सलाखों के पीछे नहीं कर सकते। यही कोर्ट ने जो है दोहराया है और कहा है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिशा रवि को बेल कोर्ट ने दी है, और कहा है कि साथ साथ 2 लाख रुपए की जो श्योरिटी हैं वो जो है श्योरिटी जमा भी करेंगी। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़। किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पे नवंबर से लगातार चल रहा है। 26 जनवरी के बाद में ऐसा एक बार ये भी लगा था कि शायद किसान वापस लौट जाएंगे, काफ़ी टेंशन की सिचुएशन थी, लेकिन उसके बाद भी धरना चलता रहा। लेकिन उस वक्त जो घटनाएं हुई थी उसके बाद कुछ लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा को छोड़ा भी था। हमारे साथ VM सिंह है, उन्होंने 26 जनवरी के बाद संयुक्त किसान मोर्चा को छोड़ा था। शुरुआत से आप इस आंदोलन से जुड़े रहे, संयुक्त किसान मोर्चा छोड़ने का फैसला क्यों लिया था? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, संयुक्त किसान मोर्चा में जो लोग हैं उनको दिल्ली लाने का काम मैंने किया, और संयुक्त किसान मोर्चा ने दिसंबर के शुरू में ही उन्होंने कहा VM सिंह को बाहर निकाल रहे हैं, वो MSP की बात करते हैं। ठीक है, तो हम तो किसानों को सपोर्ट कवर फायर दे रहे थे बैठ के। हम संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा थे ही नहीं कभी, जब गाजीपुर बैठे हम हिस्सा थे ही नहीं हम। और उस समय जो है जब वो 26 जनवरी को जो हुआ सबको मालूम है, तो हमने उस समय कहा था आंदोलन रहेगा
स्वरूप बदलेगा। तो स्वरूप नया दिया है अभी कि गांव-गांव में यह आंदोलन का नया स्वरूप आएगा। जब आप लोगों ने छोड़ा, जब आपने संयुक्त किसान मोर्चा छोड़ा, उस वक्त में ऐसा भी लगा था कि जो भावनाएं आपस में हैं वो अच्छी नहीं थी, काफ़ी बातें भी कही गई। अभी आपने एक नया मोर्चा बनाया है, उत्तर प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा। इसके बारे में बताएंगे कि अब क्या है, क्या करने का सोच रहे हैं? देखिए 22 संगठन हैं अभी इसके अंदर जो आए हैं, और ये मोर्चा बड़ा सीधा है कि गांव को मजबूत कैसे करना है। इस आंदोलन को जब गांव-गांव में लेके जाया जाएगा, क्योंकि आज दिल्ली में हो, सिंगू बॉर्डर हो, कहीं भी हो, बहुत लोग नहीं आ पाते हैं यहाँ पर। जो गरीब किसान है, छोटा किसान नहीं आ पाता, वो गांव में अपनी कम से कम उसमें हिस्सेदारी देगा। और बहुत चीज़ें उसमें हैं कि वहाँ से प्रधानमंत्री को भी संदेश आएगा। रोज़ जब लाखों संदेश आएंगे तो फिर प्रधानमंत्री नहीं कह पाएंगे कि भाई ये किसानों का आंदोलन नहीं है या ये केवल भीड़ है, क्योंकि हर गांव से जब आदमी अपना बताएगा मेरी ज़मीन है, इतनी ज़मीन है, मुझे दिक्कत आ रही है, तो शायद प्रधानमंत्री की समझ जल्दी आ जाए। आपने ये भी कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहाँ पे छोटे किसान ज़्यादा हैं, वहाँ पे आप लोग काफ़ी काम करेंगे। अभी वहाँ पे किस तरह से लोग नज़र आ रहे हैं? क्या उनके क्या मुद्दे हैं? क्या वो इस विरोध प्रदर्शन का भाग बन रहे हैं? बिल्कुल। अभी जैसे है कि गाज़ीपुर में पता नहीं कितने आते हैं, नहीं आते मुझे मालूम नहीं है, पर ये ज़रूर है यहाँ पर कि अभी जब हमने लखनऊ में मीटिंग करी 19 तारीख में, 100-125 किसान नेता वहाँ पर थे, और हम लोगों ने यही किया कि हम लोग इसमें करेंगे, सबकी मंजूरी लेके तो यहाँ चालू किया है। और मालिक चाहेगा ये 1 तारीख से 1 मार्च से जब आगे चलेगा तो हर किसान अपनी लड़ाई अपने माध्यम से करेगा।